यस बहुत बच्चों का होता है। ये बहुत दिक्कत होती है कि लास्ट समय में करें क्या। तो मेरे हिसाब से लास्ट समय पे मैथ्स में आपको कोई 2 टॉपिक्स ऐसे हैं, मैं बताऊंगा अभी, उनको तैयारी करने से बहुत फायदा मिलेगा। वो कौन से 2 टॉपिक्स हैं? ऐसे टॉपिक्स को जो लास्ट समय में करते हैं, नहीं कहते हैं हॉट टॉपिक्स। तो हॉट टॉपिक्स फॉर मैथ्स इन जेईई मेंस क्या है, ये हम देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स और है मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग भले ही आसान चैप्टर है, पर ये मार्क्स दिलवा देते हैं, क्योंकि इनमें कम एफर्ट करना पड़ता है और जो इससे रिजल्ट मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और इनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, हम आराम से फार्मूला पुट करके आंसर प्राप्त कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। तो बच्चे कई लोग पूछते हैं, इज स्टैटिस्टिक्स अ इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई? तो कई लोग क्योरा हो गए या बहुत प्लेटफॉर्म पे जवाब देते हैं, जैसे कि आईआईटी के हमारे भैया हैं रितेश श्रीवास्तव, इन्होंने भी कहा स्टैटिस्टिक्स इज अ पार्ट ऑफ जेईई मेन सिलेबस। आई वुड से यस, इट इज इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वन कैन नॉट जज द इम्पोर्टेंट ऑफ चैप्टर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चन। मतलब 2 या 3 क्वेश्चन ये बहुत 2-3 सेकंड में दिलवा रहा है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगती है। तो आज इन्हीं कुछ चैप्टर को बारी बारी देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग को। तो आगे हम बढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स की तरफ। स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मॉड। उसके बाद पढ़ेंगे मीन डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मतलब इन सबको आप पढ़ते रहना और रिवाइज करते रहना। इनके फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, इन सब की जानकारी आपको बारीकी से होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे ले जाते हैं कि मीन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का क्या है, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। कुछ कुछ चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में, पर आपको इन टॉपिक को, फिलहाल इन टॉपिक को तो करना है अच्छे तरीके से, खुद से कर लीजिए, चाहे या तो हम आगे बताएंगे। मीन क्या होता है? मीन एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो डाटा की समरी दिखाती है। वो दिखाती है कि डाटा किस वैल्यू के इर्द गिर्द घूम रहा है। जैसे मान लो तुम्हारे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे, एक के मार्क्स आए 60, एक के मार्क्स आए 80 और एक के मार्क्स आए 40। ठीक है, तो मीन क्या हुआ इसका? मीन कहेंगे 60, क्योंकि सारी वैल्यू किसके आसपास घूम रही है? 60 के, क्योंकि 20 60 से ज्यादा है और 20 कम है, तो आसपास तो 60 हो गए ना टोटल। तो क्या हुआ मीन का फार्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। और कई बार ना ऐसा सवाल पूछता है कि फ्रीक्वेंसी दे देता है कि ये फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है। तो मीन क्या हुआ? मीन के लिए क्या फार्मूला हो गया? फ्रीक्वेंसी जब दे गई हो तो ये मीन के लिए ये फार्मूला हो गया कि x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 प्लस x4 f4 ऐसे चलता जाएगा अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ऐसे ही चलता रहेगा जितने तुम्हारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं फिर बता रहा हूं एक बार, कि जितनी बार ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, क्योंकि 70 से 80% जो स्टैटिस्टिक्स में सवाल पूछे जाते हैं वो वेरिएंस से पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप समझ लेना। ये जो चीज है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी हम आगे बात करेंगे। इसका स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन इक्वल टू वेरिएंस। मीन ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद उसका मीन निकालना है। जैसे x1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x2 प्लस उसका स्क्वायर प्लस x3 प्लस उसका स्क्वायर, ऐसे ऐसे सॉन चलता रहेगा। तो ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर, और ये 0 से n तक, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन है हमारी। और स्क्वायर ऑफ मीन क्या हो गया? मीन निकालो उसके बाद स्क्वायर करो। तो हमारा वेरिएंस निकालने का क्या फार्मूला आ गया? मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। समझ में आ रहा है सभी को? और स्टैंडर्ड डेविएशन SD जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको निकालने का फार्मूला क्या है? रूट ऑफ वेरिएंस। और ऐसी सबसे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर बच्चे छोड़ते हैं, 90% बच्चे छोड़ के जाते हैं, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चीज, इस चीज से अभी 2020 में पूछा गया है सवाल।
एच डी अपॉन एक्स इंटू 100, एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 या सिग्मा अपॉन एक्स इंटू 100, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा के, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन क्या होता है कि पहले मीडियन, मिडल और मोस्ट सेंटर वैल्यू व्हेन ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इसका निकालने का एक तरीका होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीका होता है, पर वो मैं बता देता हूं आपको। पहला, फर्स्ट अरेंज ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ऑब्जर्वेशन को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगा लीजिए। और अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला n+1/2 एट थर्म, और इवन है तो n/2 + 1 एट टर्म, ये लगा दीजिए। मतलब जैसे मान लो किसी की वैल्यू 7 है तो 7 + 1/2 तो कितना आ गया, 4th टर्म, है ना। फॉर ऑड क्योंकि 7 ऑड है। और अगर इवन जैसे 8/2 कितना आ गया, 4 + 1, तो कितनी टर्म आ गई, 5th टर्म। तो ऐसे ही आ गया। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, इनको भी नोट कर लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन में कई बार पूछ रखा है ये। और सीधे देखिए कितना आसान है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, एन दे रखा होगा, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो ऑड के लिए तो मीडियन निकल जाएगा, वो टर्म लिख दो ना, डाटा दे ही रखा होगा तुम्हें, कितना आसान है निकालना। उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं जो 2020 में पूछा गया, वो भी वेरिएशन से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से जो पूछा गया, उसके बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 50, मीन दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, 50, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन इज 250, देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। मीन दे रखा है और कोफिशिएंट ऑफ डेरिवेशन का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं पीछे, हमने पढ़ा है HD/X। मीन पता है तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, सिर्फ HD निकालना पड़ेगा, सिर्फ HD निकाल ले तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमें अब क्या निकालना है, HD निकालना है। तो HD निकालेंगे कैसे, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं अच्छी तरह। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, और डेविएशन हुआ कहां से है, मीन से हुआ है, तो डेविएशन को हम DI मान लेते हैं फॉर ith ऑब्जर्वेशन। तो मीन क्या लिखेंगे, डेविएशन क्या लिखेंगे, x - xi ऑब्जर्वेशन को। उसके बाद हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे i, ये i कहां से, 0 से लेकर n तक, है ना, 0 से लेकर n तक, और इक्वल टू 250। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि डेविएशन का स्क्वायर कितना है, 250 है, सबकी सभी का सम, ये सिग्मा किसके लिए लगाया, सम के लिए लिखा इन्होंने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन 250। और डेविएशन को क्या लिखा है हमने, x - i xi, क्योंकि है किससे, वो डेविएशन फ्रॉम मीन से है, मीन से डेविएट हुआ है ना, ये वाली कितनी मीन से भटकी है, सभी को समझ में आ रहा है। तो x - xi का होल स्क्वायर इक्वल टू 250। अब स्क्वायर खोल देंगे तो a² + b² - 2ab, तो x² xi² - 2xi इक्वल टू 250। सभी को बात समझ में आ रही है, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मीन इज विच इज, मीन कांस्टेंट है, मीन तो कांस्टेंट है, मीन तो कांस्टेंट है, तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं। यहां पे सिग्मा होगा, ये काउंट कर लेना सिग्मा। और n की वैल्यू कितनी है, 10, n की वैल्यू कितनी है, 10। तो हम आगे देखते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड n से डिवाइड कर देंगे, n की वैल्यू 10 है, ये हमें पता ही है, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो ये n से n कट जाएगा। और ये क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है ये है मीन, है ना, ये है मीन x, 2x², तो क्या हो जाएगा, x² - 2x², तो क्या हो गया ये, इक्वल टू -x²। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, ये हमने कुछ, ये वाला फार्मूला पीछे हमने देखा था ना कहीं, हाँ ये वाला फार्मूला, ये किसका है, वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस क्या होता है, ये चीज,
स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो यही तो ये बन रहा है जो अब आगे हमारा बन रहा है कि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये है मीन ऑफ स्क्वायर, और ये है स्क्वायर ऑफ मीन जो माइनस एक्स स्क्वायर, कितना है 25 के बराबर है ना। तो हमारा सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर हो गया 25 के, तो सिग्मा किसके बराबर हो गया 5 के। तो एच डी कितना आ गया हमारा 5, एक्स कितना आ गया 50, तो सी भी कितना आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 5/50 इंटू 100 इक्वल टू 10। तो 10 इज अ करेक्ट आंसर। तो 10 इज द हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो। सभी को यहाँ तक बात समझ में आई। और इसी से स्टैटिस्टिक्स में ऐसे सवाल पूछता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। अगर दिमाग लगाना भी होगा तो फॉर्मूले में ही लगाना है तुम्हें दिमाग, जहां भी मैथ लगानी है। और ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। जैसे आपने देखा ही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और 90% बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं अगर ये फॉर्मूला पता ना हो। तो इसीलिए आज के लिए स्टैटिस्टिक्स में बस इतना ही। अब हम आगे क्या देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स के बाद हम मैथमेटिकल रीजनिंग देख रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल एट स्टेटमेंट्स, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड और स्टेटमेंट, इट्स निगेशन, इफ स्टेटमेंट, मतलब बहुत सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट। कोई भी चीज या तो ट्रू है या फॉल्स है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट। और ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल होती है जैसे ये एक टेबल है जिसमें एक साइड लिखा रहेगा ऐसे ट्रूथ और एक साइड फॉल्स। अगर वो वैल्यू फॉल्स है स्टेटमेंट तो फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, इस टाइप से एक टेबल बनी होती है, उसे कहते हैं ट्रूथ टेबल। निगेशन ऑफ स्टेटमेंट, मतलब निगेशन ऑफ स्टेटमेंट का साइन होता है इस तरह से, कुछ इस तरह, ये निगेशन ऑफ स्टेटमेंट का साइन होता है। और एंड का मतलब अगर कोई स्टेटमेंट में दोनों वैल्यू सही है तभी उसकी आंसर ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। ये होता है एंड स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी तो क्या आ जाएगा आंसर ट्रू। ये कौन सा किसका है, और का। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स होगी। और उसमें कोई एक भी ट्रू है तो हमारा काम चल जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट्स, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, कन्वर्स, टोटोलॉजी, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब इस पे एक बार जाने से पहले निगाहें जरूर मार लेना इस पे, ये सारे इस पे, ये आउटलाइन, ये इस पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है और वो बहुत ज्यादा आसान आता है। सबसे ज्यादा फायदा इसी बात का है। अब हम देखेंगे इफ एंड देन स्टेटमेंट। इफ एंड देन स्टेटमेंट है क्या, मतलब देखो दो तरह के स्टेटमेंट है, पी और क्यू, कोई दो स्टेटमेंट है। तो ये जो साइन है ये इसका साइन है इफ देन स्टेटमेंट का। अगर ये साइन दिखा है तो उसका मतलब क्या है, इफ और देन, मतलब इफ ही इज अ बॉय देन ही इज टॉल पर्सन। तो इफ एंड देन मतलब इस तरह से यूज होते हैं, हम एग्जांपल देखेंगे आगे। और इस अगर ऐसा लिखा है तो निगेशन, हम एक बार पीछे चल के मैं एक बार एंड और के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। जो ये एंड है ना, ये एंड का साइन होता है इस तरह से और का साइन होता है इस तरह से। और ये जो होते हैं दोनों, ये दोनों जो होते हैं ये बाइनरी ऑपरेंड्स होते हैं, मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में लगेंगे, जैसे ए एंड बी और ए और बी, इस टाइप से। ऐसी निगेशन ऑफ ए यूरेनरी ऑपरेंड का है कि सिंगल एक में ही लग जाएगा वो, उसके लिए दो ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं होगी। इनमें थोड़ा फर्क है, ये आप समझ लीजिएगा। अब जैसे P से Q, इफ एंड देन स्टेटमेंट, इफ P देन Q इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P और Q, वेयर दिस रिप्रेजेंट और स्टेटमेंट और दिस रिप्रेजेंट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट। ये हम अभी पहले मैं बता ही चुका हूं। तो ये आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को पुट करना है, जहां भी ये देखें सिर्फ ये इस फॉर्मूले। अब कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इफ देन स्टेटमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने दे दिया कि ये P से Q, इफ P देन Q
ये एक स्टेटमेंट है, इसका इनवर्स लिख के दिखाओ मुझे। तो इनवर्स लिखने में क्या है, सिर्फ निगेशन ऑफ पी किया और फिर उसका इफ देन कर दिया निगेशन ऑफ क्यू से। समझ में आ रहा है सभी को? ये जैसे ये, और कन्वर्स पूछा है तो क्यू से पी कर दिया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा है तो निगेशन ऑफ क्यू से ये कर दिया। सभी को समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना ही करना है, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कोई ज्यादा डीप एंड डाइप क्वेश्चन नहीं आना है, सिंपल। आपको इसमें फॉर्मूला पुट आंसर, बस ऐसा ही करना है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जेई मेन 2020 के ही क्वेश्चन पे, ये जेई मेन 2020 का ही सवाल है जो मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर आया है, जेई मेन 2020 का ये सवाल है। तो इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इफ 2 + 2 4 देन इट इज इंडिया इज अ कंट्री, इसके बराबर है, इक्विवेलेंट टू। कौन सा है बताओ? 2 + 2 = 4, इंडिया इज अ कंट्री, 2 + 4 एंड इंडिया इज अ कंट्री। तो इफ एंड देन हम पढ़ चुके हैं पहले, इफ एंड देन हम पढ़ चुके हैं ना पहले। पी से क्यू की तरफ जाएगा तो क्या करना है हमें, निगेशन ऑफ पी करना है, और किसके साथ कर देना है, क्यू के साथ, है ना। तो हमारा पी क्या है, पी है हमारा 2 + 2 = 4, ये है। और क्यू क्या है, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, तो ये है क्यू। तो पहले का क्या कर दो, निगेशन कर दो, ये देखो यहां लिखा है ना, निगेशन कर दो पहले का। तो पहले का निगेशन क्या हो गया, 2 + 2 ≠ 4, और ले लो और किसके साथ, सेकंड क्यू के साथ, इंडिया इज अ कंट्री। तो डी इज आंसर इज करेक्ट। तो देखा आपने कि कितना आसान है, मतलब कि ये मैथमेटिकल रीजनिंग का, कि कोई ज्यादा मुश्किल सी बात नहीं है, वैल्यू पुट करो आंसर। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, हमें ये 2 चैप्टर जेईई मेंस के लिए तो प्रिपेयर करके ही जाने हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।